मैं कांप रहा था। सुना कि इराक की रातें बड़ी ठंडी हैं, लेकिन इस कदर मैंने नहीं सोचा था। मैंने अपना बैग पूरी ताकत के साथ अपनी बगल में दबा लिया, इतना ज्यादा कि मुझे लगा कि मेरा कैमरा और लैपटॉप भी टूट गया है। किसी और ने नहीं, मैंने खुद ही अपने सर पर बला नाजिल की थी। मैंने अपने पाँव को समेटा तो महसूस किया कि बड़ा बुरा हो गया। मुझे लगा कि मेरे पैर में कोई चीज कम है। हाँ, मेरा पैर खुल चुका था और उसमें जूता नहीं था। एक तरफ थकन और दूसरी तरफ अज़ादारी और गमो अंदोह का माहौल, मातम की सदाएं। मुझे जूतों की चोरी का भी होश नहीं था। चचाए की रिपोर्ट तैयार करना, कोह पैमाई के जूते, वो भी फटे पुराने, उनके किस काम के? मैं ज़ेरे लब बोलता गया। घंटे भर बाद जब अपनी आंखें खुली तो हर तरफ अंधेरा छा चुका था। अब खैमों में मर्दों, बच्चों और नमाज पढ़ने वालों की कोई खबर नहीं थी। मैंने बालों पर हाथ फेरे और आंखों के सामने से बाल हटाए, और अब पता चला कि 2 कंबल मुझे उड़ा दिए गए थे और मेरा बैग भी मेरे पास ही रखा हुआ था। लुइस का खुदा बुरा करे, बड़बड़ा कर बैठा। अपना बैग खोलकर देखा, कैमरा और लैपटॉप अपनी जगह बिल्कुल सालिम था। खैमे की रस्सी से मैंने टेक लगाई। अचानक एक छोटा सा बच्चा खैमे के दर से दाखिल हुआ और मेरी तरफ आया। खाने का बर्तन और जूता मेरे सामने लाके उसने रख दिया। अपने सूजे हुए पांव को देखकर, जिस पर मरहम मलकर पट्टी लपेट दी गई थी, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने मोबाइल पर गूगल ट्रांसलेट को खोला, लेकिन शायद उसकी जरूरत मुझे नहीं थी। हम किसी वास्ते के बगैर बात कर रहे थे। इराक की रातों की सर्दी मैं भूल चुका था और तमाम चीजों की तरफ से मैं बिल्कुल मुतमईन हो गया था। लुइस ने मैसेज डाला था कि वो रिपोर्ट चाहता है। मरम्मत शुदा जूतों की तस्वीर, मरहम पट्टी हुए पैर, खाने के बर्तन और एक छोटे बच्चे की खिदमत की तस्वीरें मैंने भेज दी। और उसके बाद लिखा, यहाँ एक अजीब सरजमीन है, जमान व मकान से बिल्कुल अलग, सिर्फ एक मुश्तरका इश्क की खातिर। लुइस, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये हुसैन कौन है? दिन डूब रहा था और लोगों का सैलाब था जो मुझे अपने साथ बहाए ले जा रहा था। यूची बोल, एयरपोर्ट वापस जाना चाहिए, मुमकिन है बाद की परवाज निकल जाए। टाइम टेबल के सफात में पलटता जा रहा था और ये कोशिश करते हुए कि भीड़ के दबाव से जमीन पर गिर न पड़ूं। मैंने कहा, इसको कहते हैं अरबईन। एक मर्द अरब आगे आया और हर फर्द को एक एक खाना दिया। यूची ने कहा, मेरे खुदा, हत्ता आपसे ये भी नहीं पूछा कि आपको खाना चाहिए या नहीं। अपना खाना यूची को देते हुए मैंने कहा, यहाँ लिखा है कि मुसलमान हर साल ये मरासिम अपने पैगंबर के बेटे के लिए बर्पा करते हैं। इसी असना में किसी ने यूची को एक कांधा मारा और यूची इस तरह से जैसे मस्त हो डगमगा गया और घबराए लहजे में बोला, अगरचे इनके खाने का मजा अच्छा है, लेकिन मैं परेशान हूँ कि कहीं मेरी परवाज न छूट जाए। एक लड़की ने, कि जिसके माथे पर सब्ज पट्टी बंधी हुई थी, मुझे टिश्यू पेपर पेश किया। मैंने एक अदद उठाया और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। यूची, जिसकी पेशानी पर गर्मी से पसीने के कतरे बिखरे हुए थे, कहने लगा, मुझे ये बताओ, क्या तुम खबरें देखते हो? तुम्हें कुछ खबर है कि इराक किस तरह की जगह है? अगर अभी भीड़ के बीचों बीच एक बम फट जाए तो क्या होगा? मैं थक कर सड़क के किनारे लगी एक बेंच पर बैठ गया और लोगों से छलकती हुई सड़कों पर नजर दौड़ाने लगा। उसके बाद मैं खुद से बोला, क्या आज तक तुमने टोक्यो या रोम में आदमियों का इतना बड़ा मजमा देखा है? इन लोगों के चेहरों पर नजर डालो, देखो किस कदर इश्तियाक पाया जाता है। तुम्हारी नजर में ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मैंने अपना मोबाइल बाहर निकाला और उसकी डायरी में नोट किया, अरबईन के बारे में और मुतालिया करो, और उसके रिमाइंडर को 1 हफ्ते बाद के लिए सेट कर दिया कि जब एहतमालन मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद होगा। मैं यूची से बोला, हम बहुत खुशनसीब हैं कि इराक की फिजाओं में पहुंचकर हमारे जहाज में कोई तकनीकी खराबी पैदा नहीं हुई। यहाँ एक बार और आना चाहिए। यूची ने गुस्से से सर हिलाया और बोला, हाँ हाँ, जरूर जरूर। मैंने मुस्कुराते हुए एक निगाह उसके बिगड़े हुए चेहरे पर डाली और बोला, उठो, चलो उठो, चलते हैं, कहीं हमारी फ्लाइट न निकल जाए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये दुनिया का कौन सा हिस्सा है। दावत के एलामिये में लिखा था कि इस मुश्किल का आगाज बसरा नाम के एक शहर और पैदल मार्च का इख्तिताम करबला के नाम से एक दूसरी जगह पर। टॉप 10 साइट पर मसाफत के लिहाज से लॉन्ग मार्च 510 किलोमीटर थी। मैंने गूगल पर इराक को तलाश किया। मशरिक वुस्ता, मकबूजा, अमरीका, गर्म शियों का जियारती शहर। बज़ाहिर देखने में अच्छी आबो हवा का शहर नहीं था, लेकिन मेरे लिए सिर्फ सफर का तूलानी होना अहमियत रखता था कि साइट पर मेरा रैंक ऊपर चला जाए। मुझे इस 500 किलोमीटर की जरूरत थी। मैंने अपना टिकट ब्राजील एयरपोर्ट से रिजर्व करवाया। मैं मुकर्ररा मकाम पर ऐलान शुदा ठीक वक्त पर पहुंच गया। ये बसरा की सरहद पर एक चौराहा था।
पैदल मार्च की प्रोग्रामिंग के मुताबिक मुझे तवक्को थी कि कुछ जवान लड़के और लड़कियां अपनी पीठ पर बैग और दूसरे साजो सामान लादे आ रहे होंगे। उमूमन 1 घंटा इंतजार करते थे कि कोई छूट ना जाए, मगर इस दफा मामला बिल्कुल अलग था। बहुत सी औरतें, बच्चे और बूढ़े अरब पेशावर साजो सामान के बगैर सब के सब काले लिबास में हाथों में परचम लिए मेरे किनारे से गुजर रहे थे। ये सब लोग बसरे से करबला जाने वाले रास्ते पर चलते चले जा रहे थे। इस सफर के मोहतमिम का नाम अली था। मैंने जब उनको देखा तो मेरे जहन में बहुत से सवालात उठ खड़े हुए। लॉन्ग मार्च करने वालों में से कुछ और लोग भी वहां आन पहुंचे थे और वो भी मेरी तरह बिल्कुल हैरान थे। हम समझ रहे थे कि कुरे जमीन पर सबसे ज्यादा जुर्रतमंद अफराद हम ही हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि यहाँ हो क्या रहा है। मैंने हैरत से अली से पूछा, ये लोग पूरा रास्ता पैदल चलकर तय करेंगे, हत्ता वो कि जिनके पैर में जूते तक नहीं? अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ। एक और शख्स ने अली से पूछा, इन लोगों का मकसद क्या है? अली की आवाज जरा धीमी हुई। वो अपना जुमला पूरा नहीं कर सका। हम सिर्फ इतना ही सुन सके, हुसैन। मैंने पूछा, ये हुसैन कौन है? कहने लगा, चलते हैं, आप खुद ही मुतवज्जे हो जाएंगे। 12 दिन बाद हम हरम हुसैन पहुंच गए। आखिरी कुछ किलोमीटर तमाम जायरों की तरह मैं भी नंगे पैर था। अब मेरे लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं थी कि मैं कितने किलोमीटर पैदल चला हूं या मेरी रैंक का क्या होगा। बस अब सिर्फ मैं ये चाहता था कि हुसैन इतनी बड़ी भीड़ में मुझे भी वहां दे।